हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MPTET वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम हमारे बायोलॉजी का टॉपिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास है, क्लास नंबर 20 रहेगी। इससे पहले हमने आपको बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया होता है, सजीव जगत, जिसमें हमें कोशिका के बारे में पढ़ना होता है, तो बिल्कुल विस्तृत जानकारी आपको हमने दी है। इसके बाद कोशिका का जो अगला टॉपिक आता है ऊतक, अर्थात कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वो ऊतक कहलाते हैं, अर्थात टिश्यू कहलाते हैं। तो इसमें हमने आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप जा कर के सारे लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी लेक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको अगला लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाले लेक्चरों को देख चुके होंगे। ठीक है, तो हमने कोशिका के बारे में आपको बहुत अच्छे से सारी जानकारी दी है, तो पहले आप उन्हें देख लें, क्योंकि जब आप वर्गीकरण पढ़ते हैं तो यहाँ बार बार कई ऐसे शब्द आते हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ती है और जो हमने आपको कोशिका में बता रखे हैं। ठीक है, अब जो वर्गीकरण है इसमें भी आपको हमने द्विजगत वर्गीकरण से लेकर के आपको पूरा 5 जगत वर्गीकरण तक का विस्तृत अध्ययन करवाया है। तो 5 जगत वर्गीकरण में जो हमारे 5 जगत होते हैं, तो उनमें से सबसे पहले हमने आपको मोनेरा जगत करवा दिया। इसमें कौन कौन से आपके जीव जंतु आते हैं वो आपको बताया। इसके बाद आपका प्रोटिस्टा जगत आपको करवाया, इसके बाद कवक जगत आपको करवाया। ठीक है, अब हम जो हमारा चौथा जगत है जंतु जगत के बारे में पढ़ रहे थे। तो जंतु जगत एक बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाता है, क्योंकि जंतु जगत में आपको पूरे जंतुओं का वर्गीकरण 11 संघों में पढ़ना है। ठीक है, जैसे संघ पॉरीफेरा हो गया, इसके बाद संघ सिलेंट्रेटा हो गया। तो एक क्लास में ये पॉसिबल नहीं होता। वैसे यदि हम इनका बहुत विस्तृत अध्ययन करें तो महीनों बीत जाते हैं, इतना डीप में ये टॉपिक होते हैं। फिर भी आपको केवल हम वही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले हमारी 2-3 वीडियो हो चुकी हैं जंतु जगत के बारे में। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 20 है। टोटल जो अभी तक हमने बायोलॉजी की क्लासें की हैं उनमें से ये क्लास नंबर 20 रहेगी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हमारा अगला जो संघ आता है संघ एनिलिडा। इससे पहले हमने आपको 4 संघ पढ़वा दिए हैं। मतलब आपका जो पहला संघ है पॉरीफेरा, इसके बाद आपका जो दूसरा संघ होता है सिलेंट्रेटा, तीसरा हमने छोड़ रखा है जो लघु संघ होता है टीनोफोरा। ठीक है, इसके बाद आपको प्लेटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, ये 4 संघ हमने आपको कवर करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। आज की सेशन में हम संघ एनिलिडा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से जीवधारी आते हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है, और क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो यदि आपने क्लास नंबर हमें लगता है 17 होगी, ठीक है, उसमें हमने आधार बताया था कि जीव जंतुओं का किस आधार पर वर्गीकरण किया गया। यदि आपने वो देखी है तो हर एक जगत का आपको हर एक संघ का आपको आसानी से डाटा क्लियर रहेगा कि क्या किसकी विशेषता होती है और क्या चीज़ क्या कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं संघ एनिलिडा क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको हर संघ का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया ये याद रखना है, क्योंकि फैक्ट के रूप में यदि क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बन जाता है। तो एनिलिडा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया लेमार्क ने। आपने खूब पढ़ा होगा लेमार्क के बारे में, जिन्होंने जिराफ का अध्ययन किया था। ठीक है, गर्दन ऊंची हो जाती है पत्तियों को खाते खाते। तो लेमार्क ने सबसे पहले संघ एनिलिडा का अध्ययन किया। इस संघ के अंतर्गत खंड युक्त जंतु आते हैं, मतलब इसमें खंड खंड पाए जाते हैं। यदि आपको एक यहाँ जंतु का नाम बता दें केंचुआ, तो आप आसानी से समझ लेंगे केंचुए के बारे में। ठीक है, आपने केंचुआ तो देखा ही होगा, तो वो आपका किस में आएगा, संघ एनिलिडा में। तो इसी तरीके के जो अन्य जंतु होते हैं वो भी इसी में आएंगे। ठीक है, तो पहला फैक्ट निकल करके आया कि सबसे पहले एनिलिडा जो संघ है इसका प्रयोग किसने किया, लेमार्क ने। इस संघ के अंतर्गत खंडयुक्त जंतु रखे गए हैं। ठीक, अब देखिए इनके कुछ सामान्य लक्षण देख लेते हैं कि इस संघ में जो जंतु आते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो इस संघ में आने वाले जंतुओं का शरीर खंडित, लंबा एवं कृमि के आकार का होता है। तो आप ध्यान में केंचुए को ही रखेंगे और देखेंगे कि केंचुए का शरीर कैसा है, खंडित है, मतलब खंड खंड में बटा हुआ है, लंबा भी होता है केंचुआ और कृमि के आकार का ये होता है। प्रत्येक खंड बलय जैसा होने के कारण इसे एनिलिडा कहते हैं। मतलब इसमें बलय के टाइप की जो है संरचनाएं देखने को
मिलती हैं, तो इसी कारण से इसे एनिलिडा कहते हैं। तो डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि एनिलिडा संघ को एनिलिडा कहा गया है किस बेस पर, तो आपके वलय होने के कारण। ठीक है, अगली जो विशेषता रहेगी इस संघ के जीवों की वो है प्राणियों के विकास क्रम में वास्तविक देह गुहा अर्थात जो आहार नाल है इसका उदय सर्वप्रथम। अभी तक आपने देखा था कृत्रिम देह गुहा पाई जा रही थी अन्य संघ में, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वास्तविक देह गुहा का यहाँ पर उदय हुआ है। ठीक, अगली विशेषता है यह जंतु साधारणतया स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं पाया जाता, ये जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये बहुकोशिकीय तथा त्रिस्तरीय होते हैं। तो त्रिस्तरीय से आपको आइडिया लग गया होगा, आपको फर्स्ट लेक्चर में जब आधार बताया था वर्गीकरण का वहाँ बताया था, अर्थात जब एक जीव का जीवधारी का विकास होता है तो जैसे जैसे वो बनता जाता है तो उसमें मतलब 3 स्तर देखने को मिलते हैं। तो सबसे अंदर जो स्तर होता है वो आपका एंडोडर्म, फिर आपका जो मध्य वाला स्तर होता है वो मेजोडर्म, और सबसे ऊपरी जो स्तर होता है वो एक्टोडर्म कहलाता है। तो जो आपका संघ एनिलिडा है इसमें तीनों स्तर देखने को मिलते हैं, इस कारण से ही इसे त्रिस्तरीय जीवों का जगत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द्विपार्श्विक सम्मिति पाई जाती है। द्विपार्श्विक आपको बता दिया सम्मिति क्या कहलाती है। तो किसी भी जीवधारी के शरीर को यदि हम बीच से काटते हैं या कहीं से भी काटें और यदि उसके 2 समान भाग हमें देखने को मिल जाएं तो वो आपकी क्या कहलाती सम्मिति। अब ये 3 प्रकार की होती है, एक आपकी द्विपार्श्विक सम्मिति होती है, एक आपकी अरीय सम्मिति होती है और एक आपकी असम्मिति होती है। असम्मिति मतलब जब भी कभी किसी जीवधारी का हम बीच में से डिवाइडेशन करते हैं तो 2 बराबर पार्ट्स कभी भी प्राप्त नहीं होते, वो असम्मित जीवधारी कहलाते हैं। जिनमें किसी भी तरीके से कहीं से भी आप इसको खंडित कर दें और 2 समान भाग हमेशा ही प्राप्त हों तो वो अरीय सम्मित कहलाते हैं। और द्विपार्श्विक मतलब केवल एक तरीके से ही इसको वर्गीकृत करने पर यानी डिवाइड करने पर जो 2 बराबर भाग प्राप्त होते हैं वो आपके द्विपार्श्विक सम्मित कहलाते हैं। तो द्विपार्श्विक सम्मिति किस में पाई जाती, संघ एनिलिडा में। ठीक है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि किस प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इनके शरीर में अनेक खंड होते हैं, देख लिया। इनकी शरीर भित्ति में कई परतें होती हैं, बाहर से भीतर की ओर इनके नाम है। मतलब जैसे जो केंचुआ है इस वर्ग का प्राणी, तो उसका जो शरीर है उसमें कई परतें देखने को मिलेंगी, तो इन परतों के अलग अलग नाम होते हैं। तो बाहर से देखते हैं भीतर की तरफ इनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहले जो बाहर स्तर होता है वो उच्चर्म यानी क्यूटिकल कहलाता है, जो इनकी जो सतह होती है मतलब शरीर की जो बाह्य सतह उसकी रक्षा करता है। ठीक है, जिस तरीके से पौधों पर जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, उसी तरीके से इस संघ में जो है जो जीव पाए जाते हैं उनके सबसे बाहर का जो स्तर है वो उच्चर्म कहलाता है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। दूसरा होता है जो स्तर वो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहलाती है। फिर अगला है वृत्ताकार मांसपेशी यानी सर्कुलर मसल्स फाइबर, अनुदैर्घ्य मांसपेशी लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर तथा भित्ति लग्न अधिक्षद पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इनके उच्चर्म बहुत पतला होता है। उच्चर्म मतलब जो क्यूटिकल सबसे बाहरी स्तर है वो कैसा होता है, बहुत ही पतला होता है। इनके शरीर में छोटे छोटे कांटे नुमा सूख पाए जाते हैं जो इनको चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद है इस संघ के जंतुओं में अंग और अंग तंत्र का पूर्ण विकास। यदि पूछ लें आपसे कि जो अंग मतलब इनका जो शरीर संगठन है वो किस प्रकार का है, तो इनमें आपका कोशिकाओं से मिलकर ऊतक भी बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र, मतलब पूरा जो है इनका शरीर संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है। इनमें आहार नाल पूर्ण नलिकाकार होती है, मतलब इनकी जो आहार नाल होती है वो कैसी होती है, पूर्ण रूप से नलिकाकार होती है। आहार नाल के विभिन्न भाग भी स्पष्ट होते हैं। इनमें रक्त का जो परिसंचरण है वो बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। तो आपको परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र बताया 2 प्रकार का होता है, एक बंद और एक खुला। तो आपको खुला याद रखना है, किन किन संघों में खुला परिवहन तंत्र होता है रक्त का और किस में बंद होता है। तो इसमें जो है बंद प्रकार का होता है। नेक्स्ट है इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में ना होकर प्लाज्मा में घुला रहता है। अब ये प्लाज्मा क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, यह ना तो बह ही सकता है और ना ही जम सकता है, बीच की स्थिति होती है। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो रुधिर कणिकाओं के रूप में ना होकर प्लाज्मा में घुला रहता है। इनमें जो उत्सर्जन है वो वृक्क यानी नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस वर्ग में श्वसन किसके माध्यम से होता है और उत्सर्जन किस माध्यम से होता है। आप एक जगह ये सारे नोट कर लें कि किस वर्ग में श्वसन किस प्रकार से होता है, क्योंकि इस तरीके से यदि आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी होती है। ठीक है,
इनमें श्वसन साधारणतया त्वचा द्वारा तथा किसी किसी में क्लोम के द्वारा होता है। मतलब जो श्वसन है वो त्वचा के माध्यम से करते हैं, अलग से इनमें नासा नहीं होती है। इस संघ के कुछ जंतु एक लिंगी और कुछ उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, कुछ जंतुओं के परिवर्धन काल में लार्वा अवस्था होती, मतलब जैसे जैसे उनका धीरे धीरे विकास होता है जन्म से, तो इसमें एक लार्वा स्टेज पाई जाती है। जैसे हमारे जीवन में जो है शैशवावस्था होती है, उसी तरीके से इसमें भी लार्वा अवस्था, जिसे ट्रोकोफोर कहते हैं। ये याद रखेंगे कि इसकी जो पूछ सकते हैं कि संघ एनीलिडा की लार्वा अवस्था क्या कहलाती है, ये बहुत ही गहन क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रोकोफोर कहलाती है। इसमें कौन कौन से जीव आ जाएंगे आपके, तो केंचुआ, जोंक, नेरीस, एफ्रोडाइट, पॉलीगोर्डियस। इसमें हजारों जीव आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है केवल वही यहाँ पर हमने लिए हैं। तो केंचुआ, जोंक, नेरीस, एफ्रोडाइट, पॉलीगोर्डियस, ये सब आपके एनीलिडा संघ के क्या हैं, जीवधारी है। अब केंचुए के बारे में देखिए, तो इसको किसानों का मित्र कहते हैं। इसके अलावा इसको प्रकृति का हलवाहा कहते हैं। पृथ्वी की आंत इसे कहा जाता है। मृदा उर्वरता का बैरोमीटर भी इसे कहते हैं। अगला है नेरीस। यह एक समुद्री पॉलीकीट है जो विश्व भर में समुद्र तट पर चट्टानों के नीचे या समुद्री वनस्पतियों के बीच में पाया जाता है। नेरीस को सीपी कृमि या चीर कृमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एफ्रोडाइट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं। तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी उपनाम की किसका उपनाम क्या है। ठीक है, अब देखिए जोंक। जोंक को हिरुडिनेरिया कहते हैं, जो अधिकांशतया मीठे जल वाले तालाबों, पोखरों या गड्ढों में पाया जाता है। यह बाह्य परजीवी या रक्ताहारी होता है, मतलब दूसरे जीवधारियों का रक्त चूसता है। ठीक है, फिर है खून चूसते समय जोंक एक प्रकार का प्रतिस्कंदक निकालती है जो खून को जमने से रोकती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसमें कौन कौन से जीवधारी आ गए संघ एनीलिडा में, आपका केंचुआ, थोड़ा सा केंचुए के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद आपका एफ्रोडाइट हो गया, जोंक हो गया, और आपका क्या हो गया, नेरीस। ठीक है, अब देखिए अगला जो संघ आता है हमारा संघ आर्थ्रोपोडा जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आर्थ्रोपोडा संघ है, इसका अध्ययन किसने किया सर्वप्रथम, तो वान सीबोल्ट ने सन 1845 ईस्वी में किया, और इसका अर्थ होता है संयुक्त उपांग। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो संघ आर्थ्रोपोडा है। और इस संघ में लगभग 10 लाख जंतु आते हैं। मान के चलो ये इतना बड़ा संघ है, जितने आपके सभी जो अगले जो नेक्स्ट संघ रहेंगे आपके 10 संघ, उन सबको मिला करके देखा जाए तो उनसे ये बड़ा माना जाता है। ठीक है, जो पर्वत की ऊंचाइयों से, मतलब इसमें जो जीवधारी आते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर के समुद्र में 8 किलोमीटर की गहराई तक इस वर्ग के जंतु देखने को आपको मिल जाएंगे। अब इनके सामान्य लक्षण आप याद रखेंगे। इस संघ के जंतु जल में भी मिलेंगे, स्थल में भी मिलेंगे, वायु, तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्विक सममित होता है। वही आपको बताया सम्मिति क्या कहलाती है, द्विपार्श्विक सम्मित होते हैं। इनका शरीर खंडयुक्त और त्रिस्तरीय, मतलब वही आपके तीनों स्तर इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म देखने को मिलते हैं। इनका शरीर वक्ष और उदर में विभाजित होता है। कभी कभी सिर और वक्ष जुड़कर सिरोवक्ष का निर्माण करते हैं। तो शरीर भी आप याद रखिएगा कि किसका शरीर किस प्रकार का होता है। इनका वाह कंकाल एक मोटी काइटिन की बनी और एक उच्चर्म वही क्यूटिकल का बना होता है। इनमें देह गुहा एक रुधिर गुहा होती है जो रक्तवाहिनियों के मिलने से बनती है। आहार नाल इनमें पूर्ण होती है। तो पूछ ले कि आहार नाल किस वर्ग में पूर्ण होती है, तो वो आपके संघ आर्थ्रोपोडा में पूर्ण होती है। मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं। जीव जंतु की आवश्यकता अनुसार छेदने, चूसने और चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनमें पेशी तंत्र विकसित होता है। खुला रुधिर तंत्र इसमें पाया जाता है। याद रखिए, इसमें खुला परिवहन तंत्र होता है रक्त का। इनका हृदय लंबा और संकुचनशील रहता है। इनमें श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा, जलीय जो जीव रहेंगे उनमें क्लोमों द्वारा, और जो स्थलीय जीव रहेंगे उनमें श्वसन नलियों के द्वारा इसमें क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है। उत्सर्जन क्रिया किसके माध्यम से होती है, तो मेल पीगियन नलिका या हरित ग्रंथियों के द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इनमें तंत्रिका तंत्र भी पूर्ण विकसित होता है। यह जंतु सामान्यतया एक लिंगी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके जीवन चक्र में भी लार्वावस्था पाई जाती है जो रूपांतरित हो जाती है और वयस्क हो जाता है लार्वा। ठीक है, इनमें निषेचन बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का
होता है। अब इस वर्ग में जो जीव आएंगे वो आपको याद रखने हैं, जैसे मकड़ियाँ हो गई। आपने सीटेट का एग्जाम से यदि दिया होगा तो खूब पढ़ा होगा मकड़ी के बारे में कि मकड़ी एक ऐसा जीव होता है जो समूह में नहीं रहता है, ठीक है, और इसको कीट वर्ग से अलग माना जाता है। और जो मकड़ी होती है समूह में नहीं रहती। फिर पूछ लेते हैं कि कौन कौन से जीव आपके जो है समूह में रहते हैं, ठीक है, तो जैसे चींटियाँ हो गई, दीमक हो गई, तो ये समूह में रहते हैं। इसके बाद बिच्छू, झींगा, केंकड़ा, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ट्राई आर्थ्रस, कन खजूरा, ये सब के सब आपके किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। अब यहाँ पर जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी आपने एनसीईआरटी यदि पढ़ी होगी सीटेट के लिए तो अनीता की मधुमक्खियाँ पढ़ी होंगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका जो पालन है वो बिहार राज्य में होता है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर जो है इसका जो है उपयुक्त समय होता अंडे देने का। और एक झत्ता जो होता है मधुमक्खी का, उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। रानी मधुमक्खी होती है, एक आपकी जो होती है श्रमिक मधुमक्खी होती है, और कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं। तो जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है, नर मधुमक्खियाँ केवल प्रजनन का कार्य करती हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण होती हैं झत्ते के लिए वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है। रेशम का कीड़ा जो होता है ये हज़ारों किलोमीटर की गंध से अपनी मादा की पहचान कर लेता है, ठीक है। और मच्छर जो होते हैं वो हमारे तलवे की गंध से हमें पहचान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। ये आपको आगे चल करके हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है आपका जो झींगा, एक एक करके देख लेते हैं। झींगा एक जलवासी जंतु अर्थात जल में रहता है, स्थल पर भी रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा, लेकिन मुख्य रूप से जलवासी जंतु माना जाता है और खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। नेक्स्ट है केंकड़ा, जल में रहने वाला जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम कार्सिनस है। यह मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टिड्डा, यह एक कीट है जो विश्व के प्रायः सभी देशों में पाया जाता है। यह फसलनाशक जीव है। अब आप कहेंगे टिड्डा और झींगा क्या अलग है, तो हाँ बिल्कुल अलग है। टिड्डा जो है फसलनाशक जीव माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिच्छू, यह एक साधारण स्थलचर जंतु है। इसका वैज्ञानिक नाम पेलामिनियस है। इसमें विष ग्रंथि पाई जाती है, आपने देखा होगा। इस संघ का सबसे बड़ा जो वर्ग माना जाता है वो आपका कीट वर्ग होता है, ठीक है। तो आज के ये 2 संघ हमारे यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो अभी तक हमारे 6 संघ यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है संघ मोलस्का, जो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अगला संघ पढ़ना है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के बाद आपका सबसे बड़ा जो संघ आएगा कार्डेटा, ठीक है। जो कार्डेटा संघ होता है इसको पुनः से कई वर्गों में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे मत्स्य वर्ग, तो इसमें सारी मछलियां आपको पढ़नी है। फिर उभयचर वर्ग आ जाएगा, फिर आपका सरीसृप वर्ग आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको स्तनधारी वर्ग, पक्षी वर्ग, ये सारी चीज़ें आपको संघ कार्डेटा में पढ़नी है, क्योंकि जो संघ कार्डेटा है बहुत बड़ा वर्ग माना जाता है, ठीक। इसके बाद आपको जो आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, टॉपिक तो हमें सभी क्लियर करने हैं, ठीक है, और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपको अध्ययन करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी कुछ ही दिनों बाद आपका 1-2 दिन के अंदर यदि आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, कितने ही कम पद आए हों, और जो सिलेबस है आपका यही रहने वाला है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी तैयारी पर कि पद कम है तो आप तैयारी कैसे करें कि आप सिलेक्ट हो पाएँ, ठीक है। और यदि आपको क्लास में पसंद आती हैं तो शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।